हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब तक आपका इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है वो भी कवर हो चुका होगा, आपने सैम्पल पेपर भी कर लिए होंगे, आपने एनसीईआरटी बुक को भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब जो लास्ट मिनट रिवीजन है उसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन इकोनॉमी का मैराथन वीडियोज़। एक ही वीडियो में वन शॉट में आपको कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी मिलेगी, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर करवाया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी का जो मैराथन है वो आपको 2 पार्ट्स में मिलेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट 1 आज मिलेगा और पार्ट 2 है वो आपको कल मिलेगा। अगर आप इस एक वीडियो को भी लास्ट मोमेंट तक बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो श्योर है कि इंडियन इकोनॉमी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी का ये चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मैं आपको पहले बहुत डिटेल से करवा चुकी हूँ, लेकिन अब हम मैराथन कर रहे हैं, वन शॉट वीडियो कर रहे हैं, लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस कर रहे हैं, तो उसमें भी मैं आपको स्पीडली पूरा सिलेबस है वो कवर करवाऊंगी। अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक डिटेल से पढ़ना है तो आप मुझे उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम बात कर रहे हैं उस टाइम पीरियड की जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी। तब उस टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसकी फीचर्स कैसी थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी उनका एक ही टारगेट था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको फीडर इकोनॉमी बनाना है। फीडर इकोनॉमी का मतलब होता है कि इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाना है और इंडिया को फिनिश्ड गुड है जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री बनाती है उसका कंज्यूमर बनाना है, ठीक है। तो उनका टारगेट एक ही था कि ब्रिटेन की इकोनॉमी को सेटअप करना है, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को सेट करना है और इंडिया को एज ए फीडर इकोनॉमी बनाना है। तो उस टाइम पीरियड पे देखो कलोनियल क्या होता है कि इसका मतलब होता है दो कंट्री हैं, एक कंट्री है वो रूरल होती है, वो रूल करती है, और दूसरी कंट्री है वो उसको फॉलो करती है, उसके सारे रूल को ओबे करती है। एक कंट्री दूसरी कंट्री का एक्सप्लॉइटेशन करती है, उसको बोला जाता है कलोनियलिज्म, ठीक है। इसका मतलब होता है पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन में दो कंट्रीज़ हैं, ये आपको मैंने बता दिया। एक कंट्री है उसका कंट्रोल होता है, पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, सोशल कंट्रोल होता है, डोमिनेट करती है दूसरी कंट्री को। इंडिया के साथ भी ऐसा ही था। ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है, ब्रिटेन के जो ब्रिटिशर थे वो इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे। इंडिया को उन्होंने एक ऐसी मंडी, एक ऐसा मार्केट बना दिया जिसके अंदर इंडिया सिर्फ सप्लायर रह गया रॉ मटेरियल का और कंज्यूमर बन गया फिनिश्ड गुड का। ये कोई भी नहीं कह सकता, ये डाउट नहीं है कि कुछ लोग क्लेम करते कि उस टाइम पे इंडिया का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट था। यस, हम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ग्रेटर देन होता था इंपोर्ट के। हमारा एक्सपोर्ट है वो सरप्लस होता था, फिर भी इंडिया डेफिसिट में होती थी, फिर भी इंडिया अंडर डेवलप्ड कंट्री थी। क्यों? क्योंकि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वो प्राइमरी गुड्स का कर रहे थे, रॉ मटेरियल का कर रहे थे, जो सस्ता होता था एज कंपैरिजन फिनिश्ड गुड। जो ब्रिटेन से बनी हुई चीज़ें लाकर इंडिया में सेल कर रहे थे ब्रिटिशर, उससे हमारा जो सामान हम बाहर भेज रहे थे वो सस्ता होता था। इसी वजह से इंडिया एक्सपोर्टर में सरप्लस होकर भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में काउंट होती थी। अब हम बात करते हैं उस टाइम पे ब्रिटिश से आने से पहले इंडिया कैसी थी। तो पहले हमारी इंडिया थी वो वेल डेवलप्ड थी। हमारी जो कंट्री थी वो वेल नोन थी हैंडीक्राफ्ट में। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी जो उस टाइम पीरियड पे वर्ल्ड वाइड फेमस थी। हमारा कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीसियस स्टोन का जो वर्क था ना वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। रेपुटेशन थी हमारी, बहुत फाइन क्वालिटी से चीज़ें हैं, प्रोडक्ट थे, हम लोग बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर ने आके देखा कि अगर इंडिया इसी तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट करती रही तो इस तरीके से ब्रिटेन की इंडस्ट्री तो सेटअप नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले टारगेट यही रखा कि कैसे भी करके हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को बंद
करवाया जाए, डिक्लाइन करवाया जाए, ताकि इंडिया को बेनिफिट ना हो के ब्रिटेन को बेनिफिट हो सके। देखो बेटा, जब ब्रिटिशर इंडिया में आए थे, उनका एक ही टारगेट था, इंडिया से जितना बेनिफिट वो कमा सके वो कमा ले। वो चाहते थे कि इंडिया से ब्रिटेन में जाके कितने फ़ायदे हो सकते हैं, इंडिया के रॉ मटेरियल को यूज़ करके ब्रिटेन कितना सेटल हो सकता है, इंडिया से सामान ले जाके ब्रिटेन कितनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। ये टारगेट था ब्रिटिशर का जब वो इंडिया में आए थे। अब हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम को। देखो, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब हमारे कुछ इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने टाइम टाइम पर नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए फॉर्मूलाज दिए। उन्होंने इनिशिएट लिया कि नेशनल इनकम को कैसे काउंट कर सकते हैं। नेशनल इनकम को पर कैपिटा इनकम यानी पर हेड एक आदमी के पास कितनी इनकम आती है उस तरीके से काउंट करने के लिए उन्होंने कुछ काम किया था इंडिविजुअल लेवल पर। देखिए कौन कौन है वो। दादा भाई नारोजी, जिन्होंने ड्रेनेज वेल्थ थ्योरी एक बुक है उसके थ्रू इन्होंने बताया था कि नेशनल इनकम को कैसे काउंट किया जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मार्क कर सकते हो इसको। एक नंबर में आपसे पूछ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में भी आपसे पूछ सकता है कि क्या दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम को काउंट करने में कोई अपना योगदान है वो दिया था। तो बिल्कुल दिया था। दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट जो इकोनॉमिक्स था जिन्होंने नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए स्टेप उठाया था वो दादा भाई नारोजी ही थे। सेकंड है विलियम दिग्बाय, थर्ड है फिंडले सिर्राज, फोर्थ है VKRV राव एंड फिफ्थ है RC देसाई। और VKRV राव वो इकोनॉमिक्स हैं जिन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से काउंट करना सिखाया था नेशनल इनकम को। एग्रीकल्चर सेक्टर का कैसा क्या हाल था, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम पीरियड पे हमारा सबसे वाइड एक सेक्टर बोल सकते हैं जिसके अंदर 80% 70 to 80% पॉपुलेशन थी वो इंगेज थी अपनी ऑक्यूपेशन के लिए, अपने सब्सिस्टेंस के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड करती थी। लेकिन ब्रिटिशर जो थे, अंग्रेज़ जो थे, उनका कोई टारगेट नहीं था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना। उनका एक ही टारगेट था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल को लेके जाना। ठीक है, ये देखो, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा। कोई पानी नहीं था उस टाइम पीरियड पे। टीलर्स, देखो दो चीज़ होती है, एक होता है जमींदार, एक होते हैं टीलर्स, पीजेंट। जमींदार होता है वो ज़मीन का मालिक होता है। टीलर्स या पीजेंट जो होते हैं वो खेतों में काम करते हैं। वो जमींदार से ज़मीन लीज पे यानी उधार ठेके पे लेके काम करते हैं, उनको बोला जाता है पीजेंट या टीलर्स। ये कुछ मूवी है जो आप एग्जांपल लिख सकते हैं। लगान मूवी, मदर इंडिया, जो रेंट सिस्टम पे, जो ज़मींदारी सिस्टम पे, लैंड के सेटलमेंट सिस्टम पे बनाई हुई है कि किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता था ब्रिटिशर के टाइम पीरियड में हमारे इंडिया के टीलर्स का। अब हम बात करते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी उस टाइम पे उसकी कुछ फीचर्स थी। फर्स्ट थी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डिक्लाइन कर रहा था, इंडस्ट्री डेवलपमेंट बिल्कुल लो था, इलिटरेसी थी, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, यहाँ पर पावर्टी थी, अनइक्वालिटी थी। ये फीचर्स थी। एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले ऐसी होती थी हमारी इंडियन इकोनॉमी। क्यों होती थी? क्योंकि ब्रिटिशर ने हमारे देश को डेवलप करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए थे। वो चाहते ही नहीं थे कि इंडिया को डेवलप किया जाए, यहाँ के लोगों को लिटरेट किया जाए, पढ़ा लिखाया जाए। पढ़ेंगे लिखेंगे, स्किल आएगी तो वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते थे, वो इंडिया को डेवलप करवाने में काम कर सकते थे। लेकिन उनको तो अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करवाने के लिए लेबर चाहिए थी, अपने इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करवाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। सिर्फ यही टारगेट था जिसकी वजह से उन्होंने हमारे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है कि उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस करवाया, वो इसी पर्पज़ से इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे रॉ मटेरियल को पहुंचाया जा सके, इसीलिए रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था। पढ़ेंगे हम आगे। देखो, हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें कमर्शियलाइजेशन हो गया था। कमर्शियलाइजेशन का मतलब हम समझते हैं कि क्या होता है कमर्शियलाइजेशन। देखो बेटा, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी वर ऑलवेज इन द नीड ऑफ रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, इंडिगो, जूट, ग्राउंड नट, सुगर केन। ये सब चाहिए था ब्रिटेन की, ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज़ को इंडिया से।
तो अब ब्रिटिशर ने इंडिया के पीजेंट को हायर प्राइस पे करना स्टार्ट कर दिया इन चीज़ों के प्रोडक्शन करने के लिए। उन्होंने इंडिया के पीजेंट को, इंडिया के टीलर्स को, इंडिया के किसानों को बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन की खेती करो, आप इंडिगो की खेती करो, आप जूट की, ग्राउंड नट की, शुगर केन की खेती करो, हम आपको हाई प्राइस देंगे, ज़्यादा पैसे देंगे। इसको बोलते हैं क्रॉप का कमर्शियलाइजेशन, कि खेती जो है वो अपने सब्सिस्टेंस के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए ना करके पैसा कमाने के लिए की जाती है। जैसे कि कॉटन, इंडिगो, जूट, ग्राउंड नट, शुगर केन की जो खेती है वो ब्रिटिशर ने हमारे इंडिया के पीजेंट्स को करने के लिए मजबूर किया, फोर्स किया, उनको लालच दिया। इसका जो कंक्लूज़न, इसका जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि फॉल हो गया प्रोडक्शन फूड क्रॉप्स का इंडिया के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता था फूड्स बाहर से, क्योंकि अब हमारे जो फॉरेन पीजेंट थे वो सिर्फ वही प्रोडक्शन कर रहे थे जिनकी उनको ज़्यादा प्राइस मिलती थी। लालच दिया था ब्रिटिशर ने इंडिया के पीजेंट को, टेलर को, किसानों को। क्यों दिया? क्योंकि उनको चाहिए था कॉटन ब्रिटेन की इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, अब आपने समझा एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो गया था, किसानों को मजबूर कर दिया था कुछ एक चीज़ों की खेती करने के लिए, लालच देकर, उनकी अच्छी प्राइस देकर, उनकी अच्छी कीमत देकर, ठीक है। अब हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए ब्रिटिशर ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो डिक्लाइन हो चुकी थी। नो कमर्शियल मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस, कोई भी रोड मैप वगैरह कुछ तैयार नहीं किया था, क्योंकि उनको नीड ही नहीं थी इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। हाँ, उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा कंपोजिशन अच्छा था ट्रेड को लेके। इंडिया बहुत बड़ी एक्सपोर्टर कंट्री बन गई थी, लेकिन किस चीज़ की? प्राइमरी प्रोडक्ट की, सच एज ए रॉ मटेरियल, जैसे कि रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एट्सेट्रा। इम्पोर्ट तो हम फिनिश गुड का कर रहे थे ना, जो बहुत महंगा आ रहा था। क्लोथ्स का कर रहे थे जो कॉटन से बने थे, सिल्क से बने थे, वूल क्लोथ्स थे, कैपिटल गुड्स थी जैसे कि मशीनरी, ये हम बहुत ज़्यादा बाहर से लेके आते थे। हमारे इंडिया और ब्रिटेन के बीच में आपस में ट्रेड बहुत अच्छा हो सके, बिना किसी रुकावट के हो सके, इसी पर्पज़ से 1869 के अंदर, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, इसको नोट कर लेना, अगर आप नोट्स में कहीं पे भी नोट कर रहे हो, तो 1869 के अंदर स्वेज कैनल को ओपन किया गया था। इसी पर्पज़ से यूके और ब्रिटेन के बीच में जो ट्रेड है वो बहुत अच्छे तरीके से, बिना किसी रुकावट के ईजी किया जा सके, ठीक है। इसी वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या ब्रिटिशर है, उन्होंने इंडिया से टैरिफ, ट्रेड, टैक्स हटा दिया था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगने वाले टैरिफ को उसने फ्री ट्रेड कर दिया था। क्यों? क्योंकि इजी तरीके से वो यहाँ से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर सके और वहाँ की बनी हुई फिनिश्ड गुड को हम लोग इंपोर्ट कर सके, इसीलिए फ्री ट्रेड कर दिया गया। कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बैरियर्स नहीं थे, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैरिफ नहीं था। अब बात करते हैं टैक्स और टैरिफ के बीच में क्या डिफरेंस है। टैक्स होता है बेटा, एक कंट्री में जितने भी रीजन्स हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो हम चीज़ें लेके आते हैं, उन पे लगने वाली चीज़ों को टैक्स बोलते हैं। लेकिन जब हम एक कंट्री से, एक कंट्री की बाउंड्री लाइन को, यूनियन टेरिटरी को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जब हम जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उस पे लगने वाले टैक्स को टैरिफ बोलते हैं। कोटा होता है फिक्स्ड अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट, वो कोटा भी फिक्स कर देते हैं कि इतनी अमाउंट आप बाहर से परचेज कर सकते हो, इतना अमाउंट आप बाहर भेज सकते हो। लेकिन उन्होंने कोटे को भी ख़त्म कर दिया था। कोई कोटा नहीं था, कोई टैरिफ नहीं था, बिल्कुल फ्री ट्रेड था, क्योंकि जितना हो सके उनको इंडिया से बेनिफिट उठाना था। ये देखो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है वो बिल्कुल धीरे धीरे बंद हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी, और जो ब्रिटिश चाहते थे जिस चीज़ की खेती करवाना है यहाँ से, या जो इंडस्ट्री सेटअप करवाना, सिर्फ वो यहाँ पर चल रही थी। अब क्या है, प्राइमरी मोटिव था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे, सबसे पहले था कि इंडिया को एक्सपोर्टर बनाना था फाइनल रॉ मटेरियल का, और इंडिया को इंपोर्टर बनाना था फिनिश्ड गुड का। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज लो
as no help was being provided to these industries by the government। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रही थी, कोई भी टेक्निकल हेल्प नहीं मिल रही थी, किसी तरीके की कोई भी हेल्प उनको नहीं मिल रही थी। गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अपना रही थी, जिससे फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा था गुड्स एंड सर्विसेज का। फ़ॉरेन ट्रेड आपको पता ही है कि इंडिया है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल का, कॉटन, टी, सिल्क, और बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा था कॉटन के बने हुए, सिल्क के बने हुए क्लॉथ्स का, फिनिश्ड गुड का बाहर से। इसी वजह से इंडिया है एक मंडी मार्केट कलोनिज्म बन गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ये देखिए, ये रूट है स्वेज कैनल का, जिसके थ्रू जो सामान है एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था गुड्स का। उसके बाद हम बात करते हैं, ये देखो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो जनरेट करता था ह्यूज एक्सपोर्ट को, सरप्लस में एक्सपोर्ट होता था हमारा, लेकिन उस सरप्लस केम एट ए ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकनॉमी। ड्रेन हो रहा था, ड्रेनेज था हमारे वेल्थ का, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट था वो लेस देन होने के बाद भी पैसा बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा था। कि हम मान फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ के रॉ मटेरियल हम बाहर भेज रहे थे, ठीक है, 10 यूनिट को, 10 चीज़ों को 1000 रुपये में हम बाहर भेज रहे थे, लेकिन एक ही चीज़ को हम लोग कितने में ख़रीद रहे थे, या 2 चीज़ को हम लोग 12,000 में ख़रीद रहे थे, तो हमें 2000 रुपये का नुकसान हो रहा था। उसको बोलते हैं कि सरप्लस में एक्सपोर्ट होने के बाद भी हमारा जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था वो बहुत ज़्यादा था, हमारा जो मनी का आउटफ्लो था वो बहुत ज़्यादा था, इंडिया से करेंसी है वो बाहर बहुत ज़्यादा जा रही थी। हम बात करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल की। देखो बेटा, इस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं। पैराग्राफ, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं। कई बार इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशंस पूछ लेते हैं या फीचर्स पूछ लेते हैं बैकवर्ड ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, लेकिन बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है कि इसमें से बड़ा क्वेश्चन पूछें। लेकिन इस चैप्टर में से आपको डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिटेल से क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आपको एक बात कहूँगी कि मैक्रो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम फैक्ट है जिनको हम डायग्राम बनाएंगे, चीज़ें अपने आप होती चलेंगी, हम न्यूमेरिकल निकालेंगे, हमें उसमें लिखने की, लर्न करने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। लेकिन इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको बार बार लर्न करना होगा, हेडिंग को आपको लिख के देखना होगा, आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये थ्योरी बेस जो है, आप कह सकते हैं बुक है, जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 40 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे रिजल्ट के लिए। लेकिन इंडियन इकोनॉमी को हम लोग सोचे कि एक बार मैंने पढ़ लिया फिर याद हो जाएगा, पेपर में जब आप बैठोगे अब भूल जाओगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे नोट्स साथ के साथ बनाते रहें, उनको बार बार रिवाइज़ करें। लर्निंग की प्रैक्टिस इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। बार बार आप लर्न करोगे तो आपको डेटा भी याद होंगे, आपको पॉइंट भी याद होंगे, और जितना हेडिंग बना के, पॉइंट बना के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो हम बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में। देखो बेटा, इंडिया एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी, ये फीचर्स हम बार बार पढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन की फर्स्ट टाइम जो ऑफिशियल सेंसस की काउंटिंग हुई वो हुई थी 1881 में। इम्पोर्टेंट है, डेट याद कर लेना। फर्स्ट टाइम सेंसस काउंटिंग कब हुई ऑफिशियली? 1881 में। ये है ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। हम आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बात करेंगे। हमारे इंडिया में डेमोग्राफिक प्रोफाइल के कुछ कंडीशंस हैं, स्टेजेस हैं। फर्स्ट जो स्टेज थी वो थी 1881 से 1911 तक, ठीक है, 1881 से 1911 तक। पॉपुलेशन में बर्थ रेट भी इंक्रीज़ हो रहा था और डेथ रेट भी इंक्रीज़ था, तो पॉपुलेशन स्टेगनेट चल रही थी, स्टेबल चल रही थी। कि जिस कंडीशन से बर्थ रेट, ये नहीं है कह सकते हम लोग कि बर्थ नहीं बढ़ रहे थे, जैसे जैसे जन्म दर बढ़ रही थी, बर्थ रेट बढ़ रही थी, वैसे वैसे डेथ रेट भी बढ़ रही थी। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो कुल मिला के स्टेबल होती जा रही थी। लेकिन 1921 के बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडेड ईयर। अब आप समझो इसका मतलब कि 1921 को ग्रेट डिवाइडेड ईयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1921 तक आते आते हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ थी वो अवेलेबल हो गई थी। 1921 तक आते आते हमारी जो बर्थ रेट थी ना वो बढ़ती गई,
इंक्रीज़ होती गई, उसमें डे बाय डे ग्रूम होता गया, लेकिन जो हमारी डेथ रेट थी उसने डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया। अब जिस स्पीड से, जिस रेट से हमारी बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रही थी, उस रेट से हमारी डेथ रेट डिक्लाइन नहीं हो रही थी। बर्थ रेट के कंपैरिजन में डेथ रेट डिक्लाइन कर गई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोइटेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिसको हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड ईयर बोलते हैं। इससे पहले पॉपुलेशन स्टेबल थी, फर्स्ट स्टेज के अंदर बर्थ रेट बढ़ रहा था तो डेथ रेट भी बढ़ रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डेट को याद करना। ग्रेट डिवाइडेड ईयर कौन सी ईयर को बोला जाता है? 1921 को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट बढ़ गई थी और डेथ रेट ने डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपको पता है 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर 70 to 75% पॉपुलेशन थी जो इंगेज थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, 10% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंगेज थी और सर्विस सेक्टर में 15 to 20% रिस्पेक्टिवली इंगेज थी पॉपुलेशन थर्ड सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप लोगों को पता है जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विसेज सेक्टर। ये कुछ एक स्टेट थी जिनके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा था। बाकी जो और सेक्टर थे जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, इनके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इंगेज थी। ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उस टाइम पे। उस टाइम पे जो ब्रिटिशर थे उन्होंने डेवलप किया था, रोड्स बनाए थे, रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, टेलीग्राफ एक्सेट्रा को डेवलप किया था उन्होंने। ये जो सुविधा थी वो हमारी पब्लिक तक नहीं पहुंचाई थी। उनका एक ही टारगेट था, अपना ब्रिटेन की इंडस्ट्री को सेटअप करना या आपस में कोऑर्डिनेट करना। जो ब्रिटिशर इंडिया में काम कर रहे थे उस पर्पज़ से उन्होंने ये चीज़ें बनाई थी। रोड बनाए थे ताकि मोबाइल हो उसके, जो भी आर्मी थी, मोबलाइजिंग का मतलब होता है बेटा फ्लेक्सिबिलिटी टू, कि एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत अच्छे तरीके से आसानी से पहुंच सके बिना किसी रुकावट के, उसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन। कि एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ जा रही है बिना किसी रुकावट के जा रही है। तो उनकी आर्मी या उनका रॉ मटेरियल या मटेरियल्स जो भी थे, एक कंट्री साइड के, यानी कि हम बात करें जम्मू कश्मीर से चेन्नई लेके जाना है, हरियाणा से पंजाब, उत्तर प्रदेश, कहीं पे भी लेके जाना है तो उनको पोर्ट बनाए उन्होंने, रेलवे स्टेशंस बनाए। ठीक है, तो उनका ये टारगेट था। पोर्ट इसलिए बनाए थे कि इंडिया के जो भी स्टेट हैं वो वाटर से कनेक्ट हैं, वहाँ से सामान इजीली वो ब्रिटेन लेके जा सके। रेलवे ने हेल्प किया था कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को, एडवर्सली इफेक्ट किया था हमारे यहाँ पे तो सेल्फ सफिशिएंसी विलेजेस इकोनॉमी इन इंडिया। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया, इसका भी एक ही पर्पज़ था, मेंटेन करना था लॉ एंड ऑर्डर को। अपने लिए ही ब्रिटिशर ने ये सब काम किए थे। रेलवे जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर 1850 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, रिपीट किया गया है बहुत टाइम ये क्वेश्चन, कि इंडिया के अंदर रेलवे का इंट्रोडक्शन कब हुआ? 1850 के अंदर हुआ। और इसका देखो, रेलवे हम एक यही पॉजिटिव पॉइंट बोल सकते हैं इंडिया का, कि आज भी हमारे जो लोअर क्लास पर्सन्स हैं उनके लिए रेलवे है वो एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। वो लोग नहीं पे कर पाते रोडवेज़ की जो फ़ी है या चार्जेस हैं, एयरलाइंस के चार्जेस नहीं, रेलवे बहुत सस्ता है उन लोगों के लिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर का हमारे लिए जो एक प्लस पॉइंट या पॉजिटिव पॉइंट था तो वो रेलवे का इंट्रोडक्शन था, जो आज तक हमारी देश की जो बहुत ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब आप ये लगा लो आज भी 60% पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन लोगों के लिए रेलवे बेनिफिशियल है। ठीक है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रेलवे का, और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यही है, रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। और नेगेटिव है, पर कैपिटा इनकम लो हो गई थी क्योंकि लोग सिर्फ कमर्शियलाइजेशन क्रॉप का प्रोडक्शन करने लग गए थे। दे डेवलप मॉडर्न सिस्टम कम्युनिकेशन का डेवलप किया। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, देखो हमारे देश में जब इंडस्ट्री नहीं बची, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होगी तो हम लोगों को पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम वाज इस्टेब्लिश, ब्रिटिशर ने 1935 में बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
एम्पिरिकल बैंक जो गवर्नमेंट का था वो उन्होंने सेटअप किया। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो मॉडर्नाइजेशन से डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो उनको नीड थी इस चीज़ की, लेकिन कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री सेटअप नहीं की थी, कोई पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं था उस टाइम पीरियड पे। इसी वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डेवलप ही नहीं हो पाया। ठीक है। और पॉजिटिव पॉइंट ये था कि दे डेवलप इरिगेशन वर्क्स क्रिएटेड बाय न्यू ग्रेन्स एंड कॉटन। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छे इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना सरप्लस लेबर काम कर रही थी उतनी ही प्रोडक्टिविटी लो थी। मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है, सबसे बड़ा जो वीकनेस है वो यही है कि एक पर हेक्टेयर जो लैंड है हमारा उस पे काम करने के लिए 2 पर्सन की नीड है या 4 पर्सन मैक्सिमम नीड है। आज वहाँ पर भी, आज की भी मैं बात कर रही हूँ, करंट सिनेरियो में भी, प्रेजेंट टाइम पे भी 10 लोग काम कर रहे हैं। उसको बोलते हैं कि छुपी हुई बेरोज़गारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ ज़रूरत 4 लोगों की है, आज भी वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं। देखने में लगता है सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, इसीलिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे इंडिया का ये ब्रिटिश जो गवर्नमेंट इंडिया में काम कर रही थी, उनके कुछ प्लस पॉइंट भी थे, कुछ नेगेटिव भी थे। आप अच्छे से पढ़ लेना इसको। अब हम बात करें इंडियन इकोनॉमी 1952 1990 में कैसी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस की हम लोग आज़ाद हो चुके थे 1947 में। उसके बाद इंडिया ने क्या क्या स्टेप उठाए, क्या सीखा ब्रिटिश टाइम पीरियड से, उनको क्या नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या करने की कोशिश की, उसको डिटेल से हम पढ़ते हैं। इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम था वो यही अरेंज, स्टार्टिंग में देखो जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो उसके सामने टारगेट्स थे। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें, कैसे प्रोडक्शन करें, किस पर्पज से करें। मेन सेंट्रल गवर्नमेंट का या मेन सेंट्रल प्रॉब्लम जो थी इकोनॉमी के सामने वो ये आई। ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, तो स्टार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट टू प्रोड्यूस, उसका आंसर ये निकला कि वो प्रोडक्शन करना चाहिए उन गुड्स एंड सर्विसेज का जो पूरी कंट्री के अंदर जिस चीज़ की नीड हो, जो इकोनॉमी को सब्सिस्टेंस से लेकर मशीन सब्सिस्टेंस देखो जीवन निर्वाह, फूड शेल्टर क्लोथ्स, उनका प्रोडक्शन करना कंपल्सन है। लेकिन उसके बाद जो इंडियन इकोनॉमी की इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ कर सके वैसे चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस, तो उन टेक्निक को इन्वॉल्व करना चाहिए गुड्स को प्रोडक्ट करने के लिए। देखो इंडिया जो है वो लेबर अबंडेंट कंट्री है। कुछ कंट्री ऐसी होती है जो कैपिटल अबंडेंट होती हैं, कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जो लेबर अबंडेंट होती है, जिसके अंदर लेबर प्रचुर मात्रा में मिलता है। लेबर बहुत ज़्यादा थी हमारे पास। अभी अभी हम आज़ाद हुए थे, हमारे पास मशीनरी नहीं थी, हमारे पास साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का कमी थी। इसी वजह से इंडिया ने डिसाइड किया कि ऐसी टेक्निक को यूज़ करना चाहिए जिसमें लेबर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेबर का यूज़ करना उनके लिए चीपर, सस्ता भी पड़ रहा था। फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किन के लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो उन्होंने ये इसका डिसीज़न यही निकला कि हमें जो नेसेसिटीज़ गुड्स हैं, फूड शेल्टर क्लोथ्स, उनके साथ जो देश की इकनॉमी के लिए ग्रोथ अच्छी देने के लिए साबित होंगी उन गुड्स का भी प्रोडक्शन करना चाहिए। 3 टाइप्स की इकनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकनॉमी, सोशलिस्ट इकनॉमी और मिक्स्ड इकनॉमी। कैपिटलिस्ट इकनॉमी वो इकनॉमी होती है जिसके अंदर प्रोडक्शन, कंजप्शन या हम कह सकते हैं कंट्रोल करना, सारे डिसीजन लेने की पावर एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास होती है। ठीक है। और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एक पर्सनल कोई मालिक होता है, वही उसके डिसीज़न लेता है प्रोडक्शन का, कंजप्शन का, सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का, कंट्रोल करना, कितना सेल करना, ये सब डिसीज़न उसके पास होता है। सोशलिस्ट इकनॉमी में प्रोडक्शन का, कंट्रोल का, ये सारे जो चार्जेस होते हैं, ये सारी अथॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। मिक्स्ड इकनॉमी में बहुत प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर मिलके कंट्रोल करते हैं इकनॉमी को, मिलके डिसीज़न लेते हैं प्रोडक्शन का, कंजप्शन का, इन्वेस्टमेंट का, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकनॉमी। और इंडिया ने, जो हमारी इंडिया थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसने कैसे इकनॉमी बनना चूज़ किया, मिक्स्ड इकनॉमी। जहाँ पर क्यों, देखो ध्यान से सुनना इस बात को, इंडिया एक मिक्स्ड इकनॉमी थी। इंडिया मिक्स्ड इकनॉमी क्यों थी, क्योंकि इंडिया के अंदर उस टाइम पे पैसा नहीं था, गरीब देश था, तो इंडिया को ज़रूरत थी इन्वेस्टमेंट की।
अब प्राइवेट सेक्टर तो इन्वेस्टमेंट किसके लिए करता है? अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट करता है सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, लोगों का कल्याण करने के लिए। तो उस टाइम पीरियड पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, काम ज़्यादा होने के लिए प्राइवेट सेक्टर की भी नीड थी, और इन्वेस्टमेंट, बूस्ट इन्वेस्टमेंट यानी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बल्क अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरत थी पब्लिक सेक्टर की। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी बनी? मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। यही है इसके अंदर कि इंडिया ने एज ए रिजल्ट मिक्स्ड इकोनॉमी बना हमारा इंडिया, अडॉप्ट की थी इंडियन इकोनॉमी ने। उसके बाद है प्लानिंग। इंडिया के अंदर अब देखो, हम कोई भी काम करने लगते हैं उससे पहले प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने प्लान किया होगा इतने दिन में मैक्रो ख़त्म करना है, इतने दिन में इंडियन इकोनॉमी, इतने दिन में सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करना है, इतने दिनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, MCQs करने हैं, अजसन रीज़न की प्रैक्टिस करनी है, तो ये केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करनी है। ये सब प्लान करके करते हैं। इसी तरीके से हमारे इंडिया में एक प्लानिंग कमीशन आया। ये देखो, प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में बना था, और प्राइम मिनिस्टर था वो चेयरमैन का काम करता था प्राइमिंग इसमें प्लानिंग कमीशन में। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वॉज प्रोफेसर महालनोबिस, ठीक है। प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जो शो करता है डिटेल को, स्कीम को, प्रोग्राम को, स्ट्रेटजीज़ को, कि किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो अगर हम बिना प्लान के काम करते हैं तो हमें कभी ये नहीं पता लग पाता कि क्या हमने प्लान टारगेट डिसाइड किया था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं प्लान पीरियड्स की। हमारा फर्स्ट जो प्लान था वो बना था 1951 से 56 तक, जिसका टारगेट था एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना। सेकंड प्लान बना था 1956 से 61 तक, जिसका टारगेट था हैवी इंडस्ट्री को डेवलप करना। अगर इस टॉपिक को आपको डिटेल से पढ़ना है तो इससे रिलेटेड वीडियो यूट्यूब चैनल पे आपको मेरे मिल जाएगी, आप उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि मुझे एक ही वीडियो में बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं। और थर्ड जो प्लान बना था वो बना था 1961 से 66 में। उसका टारगेट था सेल्फ सफिशिएंसी करवाना फूड ग्रेन के अंदर, जनरेशन करना था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का, और जो इनइक्वालिटी थी उनका रिडक्शन करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लान हॉलीडे। फर्स्ट टाइम प्लान हॉलीडे कब आया था इंडिया के अंदर? 1966 टू 1969 में। फोर्थ प्लान था वो बना था 1969 टू 1974 में। इसका टारगेट था ग्रोथ को एक्सेलरेट करवाना, प्राइस की स्टेबिलिटी करवाना। फिफ्थ जो प्लान था वो बना था 1974 से 1979 में, जिनका मेन टारगेट था लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को रेज करना, फोकस करना वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के, जो वीकर सेक्शन था उसको किस तरीके से उनका वेलफेयर कर सकें, और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था उनका इंक्रीज़ करवाना था। ये टारगेट था फिफ्थ 5 ईयर प्लान का। उसके बाद फिर एनुअल प्लान आए 1979 में और 1980 में। 1980 में जो प्लान आया था उसको रोलिंग प्लान बोलते हैं। उनका रोलिंग प्लान का जो फादर था वो गुरनाल मिर्डल था। सिक्स्थ प्लान का जो टाइम पीरियड था वो था 1980 टू 1985। इसका टारगेट था पावर्टी को रिमूव करना, रिडक्शन करना इनइक्वालिटी का, डेवलपमेंट करना इंफ्रास्ट्रक्चर का। सेवन्थ 5 ईयर प्लान था, उसका टारगेट था जनरेशन करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का, एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर उसको इंक्रीज़ करना। उस तब तक हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ चुका था, साइंटिफिक टेक्निक आ चुकी थी, हाई क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइज़र, केमिकल, पेस्टिसाइड आ चुकी थी, जिस वजह से हम अब पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते थे। फिर आगे 2 एनुअल प्लान्स आए थे 1990 से 1991 92 तक। एट्थ 5 ईयर प्लान था, उसका टाइम पीरियड था 1992 से 97 तक। इसका जो टारगेट था फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, स्ट्रेंथिंग था, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था। नाइन्थ जो 5 ईयर प्लान था वो बना था 1997 से 2002 तक। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका टारगेट था। ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ करनी है लेकिन प्राइस को स्टेबल करना है, इन्फ्लेशन तब तक बढ़ने लग गया था। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है उसको चेक करना था, काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई गई थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रैपिड तरीके से बढ़ रही थी। हमारा जो प्रोडक्शन था वो अर्थमेटिक मीन से बढ़ रहा था, 1 2 3 4। हमारी जो पॉपुलेशन थी वो ज्योमेट्रिक मीन से बढ़ रही थी, 2 4 6 8 10 12 ऐसे।
10th 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो था 2002 से 2007। इसका टारगेट था इम्प्रूव करवाना था क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज़, इम्प्रूव था करना था लेवल ऑफ कंजप्शन, रिडक्शन करना था इनइक्वालिटी थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ से स्टार्ट हुआ था इंक्लूसिव ग्रोथ का टाइम पीरियड। 11th जो 5 ईयर प्लान था उसका टाइम पीरियड था 2007 टू 2012। इसका टारगेट थे, मल्टीपल टारगेट्स थे 11th 5 ईयर प्लान के। कवर करना था, ग्रोथ को ही कवर नहीं करना था, पावर्टी को रिडक्शन भी करना था, इम्प्रूव करना था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, इम्प्रूव करनी थी। जो सेकंड स्ट्रेटजी आ गई थी सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की, जनरेटिंग हाई क्वालिटी ऑफ जॉब, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है। 12th 5 ईयर प्लान था, उसका टाइम पीरियड था 2012 से 2017 तक। इसका टारगेट था फास्टर, मोर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। हमारा जो लास्ट 5 ईयर प्लान है वो 12th 5 ईयर प्लान है, क्योंकि 2015 में 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग ने। अब हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन नहीं है, हमारे यहाँ पे नीति आयोग है, वो काम कर रहा है। उसका कब बना था, कब डेवलप्ड हुआ था नीति आयोग? 1 जनवरी 2015 में। फीचर्स इकोनॉमिक प्लान के आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से कि प्लानिंग कमीशन के बहुत बेनिफिट हुए। हमारी हैवी और रिलायंस पब्लिक सेक्टर है वो डेवलप्ड हो गए थे। प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी बूम मिला था। 1948 में 1956 में इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन स्टार्ट हुए थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उनके में भी काफ़ी पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ। सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया गया था। हाई रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक है वो पैसा सेव करे। सेव होगा तभी वो फर्दर इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकेंगे। हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी उनको प्रोटेक्शन किया गया था टैरिफ वगैरह लगा के। ठीक है। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस किया गया था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि उन गुड्स का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर करना जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ताकि हमारी जो मनी का आउटफ्लो है वो कम से कम हो सके। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट जो 5 ईयर प्लान। देखो मैंने 12 5 ईयर प्लान आपको बताया और सबके अलग अलग टारगेट्स थे, लेकिन सबके कुछ कॉमन टारगेट थे। वो कॉमन टारगेट क्या है? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। हर जो 5 ईयर प्लान था उनका टारगेट था कि कैसे भी हो इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ करे, मॉडर्नाइजेशन यानी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का अडप्शन हो, हम लोग बहुत अच्छे से साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करें, और सेल्फ रिलायंस हो। सबसे बड़ा सेल्फ रिलायंट होना ही इकोनॉमी का कंडीशन था। वो फूड ग्रेन हो, वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना था, इंपोर्ट की इंडस्ट्री को सेटअप करना था। हर मामले में सेल्फ रिलायंस हमारी इकोनॉमी को मिलना था। इक्विटी यानी कि जो सोशल इनजस्टिस होता था वीकर सेक्शन के साथ, उसको ख़त्म करके इक्वालिटी लेके आना था। एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो गया। 70 to 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड कर रही थी, और 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। नो डाउट कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सिर्फ कुछ ही स्टेट को फ़ायदा हुआ, कुछ ही जो क्रॉप्स थी उनको बेनिफिट हुआ था, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान तक बहुत सारी जो क्रॉप्स थी उनको बेनिफिट हुआ। फॉरेन ट्रेड भी काफ़ी अच्छा हो गया था। इंडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो पॉलिसी थी उस पर काम कर रही थी। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी भी हम उसको बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन गुड्स का प्रोडक्शन इंडिया में किया जाए जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। तो इस तरीके से हमारी कंट्री ने आफ्टर 5 ईयर प्लान काफ़ी ग्रोथ किया। नो डाउट कि जो हमने टारगेट डिसाइड किए थे वो कभी अचीव नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी बेनिफिट हुआ था। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी हमने किया था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर टू ए पॉलिसी टू रिप्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि जिन चीज़ों का हम इंपोर्ट कर रहे थे उनको इंडिया के अंदर ही बनाया जा सके। जैसे कि हम बात करते हैं कॉफ़ी की, कि कॉफ़ी को रिप्लेस करने के लिए इंडिया में चाय स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। इस तरीके से एक एग्जांपल है कि उसके जैसा ही काम करे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सेम गुड, सेम ना हो तो 100% तो 90% उसके जैसी हो। ठीक है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ने भी इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन में
थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा हुआ, अबोलिश हो गया था जमींदारी सिस्टम का, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो मोर डाइवर्सिफाइड हो गया था कंपेयर्ड सिचुएशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। मैनी इकोनॉमिक्स बिकम डिससेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ट्रेड में भी अवर इनवर्ड ओरिएंटेशन जो स्ट्रेटजी थी उसने काफ़ी हद तक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया, काफ़ी छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप हुई जिनका हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ। 5 ईयर प्लान से हमारे देश को बहुत बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रेड सेक्टर या सर्विस सेक्टर को काफ़ी बेनिफिट मिला, ये हम कह सकते हैं। हम लोग काफ़ी फास्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये टॉपिक मैं डिटेल से ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आप वहाँ जाके इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक्स मुझे एक साथ सारे एक ही वीडियो के अंदर कवर करवाने हैं। अब हम बात कर रहे हैं, देखो अभी तक हमने पढ़ी इंडियन इकोनॉमी को 1950 टू 1990 तक, 1950 से 90 तक। अब दौर आ गया था 1991 का, ठीक है। 1991 के अंदर इंडिया ने अडॉप्ट की थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP जिसको हम बोलते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में गवर्नमेंट लेके आया था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ से स्टार्ट हो गई थी इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स, यहाँ से स्टार्ट हो गया था इंडिया का ग्रोथ पीरियड, यहाँ से स्टार्ट हो गया था इंडिया का पूरे वर्ल्ड के साथ कंपटीशन, और उस कंपटीशन से हमारी इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हुआ। हमारी इकोनॉमी पहले से बेटर तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया था। हम बात करते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे जून 1991 के अंदर। यहाँ पर क्राइसिस थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के, फिजिकल इम्बैलेंस हो गया था, डोमेस्टिक जो हमारी प्राइस थी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर क्या आ गया था, क्राइसिस आ गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो जनरली मेंटेन, जैसे पेट्रोलियम का इम्पोर्ट करने में वो सारा पैसा हमारा खर्च हो जाता था, जो भी हम फॉरेन एक्सचेंज से जो भी रिजर्व हम लोग कमाते थे, तो फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया था उस टाइम पीरियड पे हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। जैसे कि राइजिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड, इन्फ्लेशन रेट 13 to 14% था उस टाइम पीरियड पे। गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस ए न्यू सेट ऑफ पॉलिसी मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, चेंज करने की ज़रूरत थी डायरेक्शन की, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ की। इसके लिए गवर्नमेंट लेके आया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको 3 पिलर्स कह सकते हैं हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, जो इनिशिएट लिया था हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बेटा इकोनॉमी को पहले से ज़्यादा लिबर कर देना। लिबरलाइजेशन का मतलब है पहले से उदार बना देना, कंट्रोल को कम कर देना, कंट्रोल को ख़त्म कर देना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिबर्टिंग इकोनॉमी फ्रॉम वेरियस रेगुलेटरी एंड कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द स्टेट एंड ऑफ गिविंग ग्रेटर फ्रीडम टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। कि लिबर्टी, आज़ादी, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है थोड़ा सा उनको आज़ाद कर दो, कंट्रोल को थोड़ा कम कर दो, लाइसेंस सिस्टम को थोड़ा कम करके जो प्राइवेट सेक्टर था उसको थोड़ी सी फ्रीडम दी। बेटा देखो मैं आपको आज एक बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ। देखो हमारी गवर्नमेंट का एक टारगेट था सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ करना, ठीक है, कि सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ करो, बिना लालच के काम करो। ये गलत बात थी। मैं मानती हूँ कि लालच में काम करना बहुत अच्छा होता है, बहुत बेटर होता है, क्योंकि हर आदमी अगर अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा तो देश में कोई गरीब ही नहीं रहेगा। मैं ये सोचूं हमारे घर में या आपके घर में 10 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं मान लो, अगर उनमें से 2 कमा रहे हैं, वो बाकी सबका भला कर रहे हैं, तो इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर 15 के 15% है वो ये सोचें कि वो खुद इतना कमाए कि वो अपना काम चला सके, इंडिया कभी गरीब नहीं रह सकता, इकोनॉमी कभी अंडर डेवलप्ड नहीं रह सकती। तो हर किसी इंसान को लालच यानी कि प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहिए, तब भी हमारी देश ग्रोथ कर पाएगा। अगर गवर्नमेंट कितनी भी पॉलिसी इनिशिएटिव करे, कितनी भी पॉलिसी लेके आए, इंडिया कभी भी डेवलप नहीं हो सकता, देश कभी भी ग्रो नहीं कर सकता जब तक हर आदमी लालच के लिए काम नहीं करेगा, हर आदमी अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है।
तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, अंडर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस इन ऑलमोस्ट ऑल मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, टैक्सेशन एंड एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। सब जगह पे थोड़ा सा लिबर हो गया था, लिबर्टी मिल गई थी, आज़ादी मिल गई थी, कंट्रोल गवर्नमेंट का कम हो गया था। इट अलाउज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस कॉस्ट, production prices and saves efforts of business enterprises. It increases efficiency and competitiveness of business. It foster investment innovations and result into better products. Therefore above all it serve the consumer better. लिबरलाइजेशन देने के पीछे एक ही टारगेट था कि कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी की चीज़ें मिल सके, कंपटीशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो सके। पहले इसका मैं आपको सिंपल शब्दों में मीनिंग समझाती हूँ। लिबरलाइजेशन का मतलब है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए पहले बहुत ज़्यादा लाइसेंस की नीड होती थी या बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन थे, उनमें थोड़ा ढील दे दिया था, कंट्रोल कम कर दिया था, लाइसेंस से कुछ इंडस्ट्रीज़ को आज़ाद कर दिया था, जिसकी वजह से अब इंडस्ट्री को सेटअप करना पहले से ईजी हो गया था। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी, लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ होगा, तो देश अपने आप ग्रोथ करेगा। जब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि नेशनल इनकम कैसे काउंट होती है, पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम, हर आदमी के हाथ में इनकम। जब इंडस्ट्री सेटअप होगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, हर आदमी को इनकम मिलेगी, तो देश अपने आप क्या है, ग्रोथ करेगा। मल्टीपल फॉर्म्स हैं लिबरलाइजेशन के, डिक्लाइन कर दिया था इंडस्ट्री के जो लाइसेंस रिक्वायरमेंट थी, 6 इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी सबको लाइसेंस फ्री बना दिया गया था। रिडक्शन कर दिया था, क्वांटम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स को कम कर दिया गया था, ठीक है। और कॉरपोरेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग थी उसको कम कर दिया गया था। फ्रीडम दे दिया था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू एक्सेस कैपिटल मार्केट में। परमिशन दे दी थी कॉरपोरेट को टू बाय बैक ऑफ शेयर्स, उनको शेयर की सेल एंड परचेज करने के लिए परमिशन मिल गई थी। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, सेलिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज जो थे उनमें इन्वेस्टमेंट करने की फ्रीडम भी मिल गई थी। टैक्स थे उसमें छूट मिल गई थी, हॉलीडेज हो गए थे, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम थे वो डिसकंटिन्यूड कर दिए गए थे, रिमूवल कर दिया था, मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी थी जो क्लॉज में वो हटा दिए गए थे। एमआरटीपी जो रेगुलेशन एक्ट था वो सेटअप कर दिया गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स था जिसमें डिवेल्युएशन एंड फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम को स्टार्ट कर दिया गया था। ये मैं आपको जब चैप्टर करवाया था, मैक्रो करवाई थी आपको, डिवेल्युएशन, रीएवैल्यूएशन, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, फिक्स एक्सचेंज रेट डिटेल से करवा चुकी हूँ, ये आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। ये एक ऐसा फेथ या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट इंडस्ट्री से प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ मूव करना, गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करना। इट is not merely transfer of ownership of government owned assets into private hand. It also refer to a process in which major economic decision concerning production, exchange, distribution and consumptions are untrusted to the market force and decision are taken by large number of individuals and private units. प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन से रिलेटेड जितने भी डिसीजन थे वो बहुत सारे इंडिविजुअल लोग मिलकर ले सकते थे, ठीक है। उनको फ्रीडम दी गई खुद के ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस एसेट्स को मार्केट के अंदर इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें, इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। इससे क्या होगा, कंपटीशन जनरेट होगा। जहाँ पे भी कंपटीशन जनरेट होता है, कंपटीशन हमेशा आविष्कार की जननी है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि नीड आविष्कार की जननी है, वैसे ही कंपटीशन है वो इंसान को निखारता है। कंपटीशन से चीज़ें खिलती हैं, निखरती हैं, बेटर बनती है। जितना बड़ा कंपटीशन होगा उतनी ही चीज़ें बेटर होंगी। अब हम प्राइवेटाइजेशन की फॉर्म्स पढ़ते हैं कि ओनरशिप में क्या है, जो मैनेजमेंट था, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, उनका मैनेजमेंट है वो प्राइवेट हैंड में चला गया था। फ्रीडम टू बैंक्स टू डिटरमाइन देयर ओन लैंडिंग रेट्स इन व्यू ऑफ मार्केट में अपना वो लैंडिंग रेट डिसाइड कर सकते हैं। फ्री हो गए थे डिपॉजिट रेट्स बैंकों में, फ्री हो गए थे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म से, कॉन्ट्राडिक्टिंग आउट नंबर ऑफ सर्विसेज बाय पब्लिक सेक्टर। रेलवे वगैरह कुछ एक इंडस्ट्री ऐसी थी जो गवर्नमेंट के पास थी, बाकी सभी इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई थी। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन एक
ऐसा प्रोसेस है जिससे इंडिया बाकी पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो गया था, यानी कि फ्री मार्केट सिस्टम हो गया था। फ्री मार्केट का, ओपन मार्केट का मतलब होता है इंडिया का दूसरे वर्ल्ड के साथ रिलेशन। इंडिया ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट कर दिया था। देखो, दुनिया के अंदर बहुत सारी कंट्री हैं, कुछ कंट्री ऐसी हैं जो लेबर इंटेंसिव है, लेबर अबंडेंट हैं। कुछ कंट्री ऐसी हैं जो कैपिटल अबंडेंट है, कैपिटल इंटेंसिव है। कई देशों में पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसे का मतलब कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बहुत बेटर है। कई देश ऐसे हैं जहाँ पर लेबर बहुत है। तो जो कुछ देशों को लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाना सस्ता पड़ता है, कुछ देशों को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाना सस्ता पड़ता है। तो अगर हम, जैसे इंडिया मान लो लेबर अबंडेंट कंट्री है, इंडिया में लेबर बहुत है और जो चीज़ बहुत होती है वो चीज़ सस्ती होती है, ठीक है। तो इंडिया को लेबर का यूज़ करके गुड्स बनाना बहुत सस्ता पड़ता है। तो इंडिया लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेगी और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर लेगी, तो उसको वैसा सस्ता पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरा देश कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है वो अपने देश में बनाएगा और लेबर इंटेंसिव गुड है वो हमारे देश से इंपोर्ट कर लेगा। तो इस तरीके से दोनों ही देश को ट्रेड करने से बेनिफिट होता है। और ये स्टार्ट हुआ था ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। पूरी दुनिया, पूरा देश एक साथ इकट्ठे काम करते हैं, इसीलिए आईएमएफ बना था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको बोलते हैं, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था, वर्ल्ड बैंक बना था, डब्ल्यूबी जिसको बोलते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी लेवल पे काम कर रही हैं कि देश दुनिया के बहुत सारे देशों को जोड़कर उनका व्यापार अच्छा बनाए, उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी बनाए, उसके लिए वो काम कर रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, लेबर, इन्वेस्टमेंट, इंफॉर्मेशन एंड इवन कल्चर। कि पूरा देश जुड़ जाए, पूरी दुनिया जुड़ जाए, टेक्नोलॉजी को लेकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री करे, लेबर भी इधर उधर काम करने के लिए फ्री है, हर देश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्री हो, इन्फॉर्मेशन के लिए फ्री हो, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इट टेंड्स टू narrow down international differences in prices, wage rate and interest rate. Share of foreign trade in national income GDP of an economy is an important indicators of extent of its globalization. Globalization of business take place through international trade, foreign investment, joint venture, international licensing, franchising, subcontractions, international horizontal and vertical integration of industries, strategic alliance, international market sharing agreement, advertising of information exchange। यानी कि बहुत तरीके के ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट काम है, लाइसेंस है, कॉन्ट्राडिक्शन सब्जेक्ट है, काम कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया का हर देश आज़ाद है, ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं से भी उठ के कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मेंबर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कुछ कंट्री डब्ल्यूटीओ की मेंबर हैं, वर्ल्ड जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो कंट्री उसी देश के, उसी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज़ में जाके फ्री रेट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, या उन्होंने कुछ रेट डिसाइड किया टैरिफ की, उस रेट पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एफडीआई जो है वो कई रूट से होता है, 25% रूट से, 75% रूट से, 100% रूट से, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये काफ़ी डिटेल है, लेकिन जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन पूरे वर्ल्ड का, एक्सचेंज के लिए, कंजप्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम पढ़ते हैं, कुछ पार्ट हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। ग्लोबलाइजेशन से एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूटीओ भी मैंने आपको बताया, एज वेल एज ए ट्रेंड टूवार्ड्स ग्लोबलाइजेशन इन ए नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मेज़र हम कैसे करेंगे? अलाउ कर दिया था फॉरेन कैपिटल को, टेक्नोलॉजी को, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडियन इकोनॉमी, की बाहर के देश आके यहाँ बाहर की टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं,
फॉरेन कैपिटल आ सकता है हमारी कंट्री के अंदर, वर्कफोर्स भी आ सकता है, एमएनसी मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन कंपनीज़ थी और जो एनआरआईज़ थे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे इंडिया के अंदर। इंक्रीज़ कर दी थी लिमिट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो मैं आपको एफडीआई बता रही थी, बहुत सारे सेक्टर्स में क्रिएशन हो गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड्स एज सेपरेट बॉडी टू स्टडी एंड क्लियर एफडीआई प्रपोजल ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस पे, जो मतलब बहुत ज़्यादा एफडीआई को परमिशन मिल गई थी इंडिया के अंदर। इस चैप्टर को भी अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो मैंने इस चैप्टर को भी डिटेल से बनाया हुआ वीडियो, आप वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। उस टाइम एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फेरा को रिप्लेस कर दिया था फेमा ने 1991 के अंदर। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वो चैप्टर है पावर्टी। पावर्टी क्या होता है? पावर्टी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक है। पावर्टी में से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। पावर्टी बहुत इजी चैप्टर भी है लेकिन एग्जाम में जाके बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए आपको इंडियन इकोनॉमी का एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा, कोई शॉर्टकट नहीं है। इंडियन इकोनॉमी का एक ही रूल है, आप वही फॉलो करो। आप पहले उसको अच्छे से पढ़ो, पेंसिल से पेन से आप उसको नीचे अंडरलाइन करो, उसके बाद आप उसको दोबारा लर्न करो, फिर उसके शॉर्ट नोट्स या आप उसकी हेडिंग या पॉइंट्स है वो बार बार लिख के देखो। इसी से आपको चीज़ें याद रहेंगी। एक लर्निंग बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इंडियन इकोनॉमी थ्योरेटिकल है, इसी वजह से बच्चों को बोरिंग लगता है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना। देखो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी हमने बात करी 1947 से पहले की। सेकेंड चैप्टर में हमने बात करी 1950 टू 1990 तक, 1990 की। फिर हमने बात करी 1991 से 2011 या 2007 2025 तक आप बात कर सकते हो, अब तक की लिबरलाइजेशन के बाद, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद जब हम ग्रोथ करना स्टार्ट हुए तो हमारे सामने कुछ ऑब्स्टेकल्स आई, जैसे कि पावर्टी। आप इसको एक स्टोरी के रूप में जब इंडियन इकोनॉमी को समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। अब हम बात करते हैं पावर्टी की। पावर्टी क्या है? Providing minimum basic needs to the people and reduction of poverty have been the major aims of independent India. Poverty is a challenge not only for India but for the entire world. Poverty is whispered social evil. जो पावर्टी है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए एक टारगेट रहा, एक ऑब्स्टेकल था ग्रोथ में, और इंडिया का टारगेट था कि पावर्टी को रिमूव किया जाए। ये पूरे वर्ल्ड के सामने एक चैलेंज होता है। पावर्टी का मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनो। Poverty is a state in which the people do not have sufficient income to fulfill basic necessities of life like food, shelter and clothes. जो लोग नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है उनको फुलफ़िल नहीं कर सकते वो गरीब हैं। फूड, शेल्टर और क्लोथ्स की कंडीशन, रोटी, कपड़ा और मकान की जो ज़रूरत है, जो लोग फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं वो लोग गरीब हैं। हु आर द पुअर? पावर्टी इज़ ए ग्रेट कर्स ऑन ह्यूमैनिटी। ये एक पाप है, आप अभिशाप भी कह सकते हो। द ट्रीटमेंट दैट द गेट्स ऑफ फ्रॉम सोसाइटी। कैसे? पावर्टी, टू टाइप्स की पावर्टी है इंडिया के अंदर, अर्बन पावर्टी एंड रूरल पावर्टी। अर्बन पावर्टी क्या है? अर्बन पावर्टी के अंदर कौन कौन पुअर हैं वो देखिए आप। अर्बन पुअर वो वर्कर्स हैं जो कैजुअल लेबरर्स हैं, डूइंग वैरायटी ऑफ जॉब्स ऑन रोड साइड में, जैसे कि पुश कार्ड वेंडर्स होंगे, रिक्शा पुलर्स होंगे, डोमेस्टिक सर्वेंट्स होंगे, स्ट्रीट कॉबलर्स होंगे। ये हैं अर्बन पुअर्स जो कि अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको नहीं फुलफ़िल कर पाते। रूरल जो पुअर है वो होते हैं लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, जिनके पास अपनी खुद की खेती नहीं है, वो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं एज ए टीलर्स। कल्टीवेटर्स विद वेरी स्मॉल होल्डिंग, जिनको हम स्मॉल होल्डर्स भी बोलते हैं। उन लोगों के पास या तो ज़मीन है ही नहीं या बहुत कम ज़मीन है। लैंडलेस लेबर है हु आर इंगेज्ड इन वाइड वेराइटीज़ ऑफ नॉन एग्रीकल्चर जॉब, जो करते हैं, जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा अलग अलग काम करते हैं। देखो ज़मीन नहीं है, वो अपने सब्सिस्टेंस के लिए कोई ना कोई काम करेंगे। वो लोग कैसे होते हैं? वो रूरल पुअर होते हैं। पुअर पीपल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हंगर, माल न्यूट्रिशन होगा, पुअर हेल्थ होगी, फिज़िकली वीक होंगे वो लोग, अच्छी हेल्थ क्वालिटी उन लोगों को नहीं मिल पा रही होगी, उनके पास जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका लैक होगा, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ लिटरेसी स्किल वो लोग पढ़े लिखे ही नहीं होते, इसी वजह से उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है। देखो किसी एक महान इकोनॉमिक्स ने कहा है, ए पर्सन बर्थ इन पावर्टी, live in poverty
एंड डाई इन पावर्टी। एक आदमी गरीबी में पैदा होता है, गरीबी में पला बढ़ता है और गरीबी में ही मर जाता है। देखो एक्सेप्शनल केस हर जगह, ये नहीं है कि गरीब आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता या वो पढ़ लिख कर महान नहीं बन सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस 90% चांसेस ऐसा ही होता है कि एक आदमी गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी में पला बढ़ा और गरीबी में ही वो मर गया। क्यों? क्योंकि उसके पास लैक होगा अपॉर्चुनिटीज़ का, स्किल का, एजुकेशन का, उसको अच्छी हेल्थ नहीं मिलेगी, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो आदमी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाती और वो पावर्टी का एक सर्कल होता है, विशेष साइकिल ऑफ पावर्टी बोलते हैं, वो उसी सर्कल में फंसा रह जाता है। कभी वो उस गरीबी के माया जाल से बाहर नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है। और हमारे देश में तो पॉपुलेशन भी गरीबी की वजह से ही बढ़ रही है। जो लोग गरीब हैं उन वहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि उन लोगों का टारगेट यही होता है कि 2 वक्त की रोटी वो कमाएगा, वो खाएगा, कहीं पे भी वो जाएगा, उनको कोई टेंशन नहीं है। इस वजह से पावर्टी, इसी वजह से गरीबी और इसी वजह से पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। ठीक है। डेप्ट ट्रैप्ट में फंस जाते हैं ये लोग, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए मनी बोरो करते हैं, मनी लेंडर है वो उनसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से ये जो डेप्ट का जो जाल है उसमें फंस के रह जाते हैं। जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है, फैमिलीज़ के अंदर तो फीमेल वगैरह है उनको काम करने नहीं दिया जाता, एजुकेशन नहीं मिलती, जिस वजह से कभी भी वो लोग ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है। और ये मैं अभी भी आपको बता रही थोड़ी देर पहले, 6 पॉइंट को आप अच्छे से नोट करो। बिगर फैमिलीज, जो पुअर फैमिलीज है ना वही बिगर फैमिली होगी इन साइज़, क्योंकि उनको ही पता, ऑलरेडी उनकी कंडीशन ख़राब है, लेकिन उनको ही पता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा मज़दूर पैदा होंगे, जितनी मज़दूरी करेंगे उतना पैसा घर में आएगा। इसी वजह से पुअर फैमिली की जो एक माइंड सेट होता है वो लार्ज साइज़ ऑफ फैमिली होता है। ठीक है। पावर्टी लाइन क्या होती है बेटा? Poverty line is a cut-off line of distribution which usually divides the population of the country as poor and non-poor. The concept of poverty line is used to measure the extent of poverty in a country. People having income below the poverty line are called poor. People with the income above poverty line are called non-poor. देखो एक लाइन डिसाइड कर देते हैं, जैसे कि 500 किसी टाइम पे 500 पर कैपिटा इनकम थी, कि अब हमारी 3500 या 3000 पर कैपिटा इनकम है, कि अगर इससे ज़्यादा इनकम कोई कमाता है वो गरीब नहीं है, इससे कम इनकम कमाता है वो गरीब है, उसको बोलते हैं पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन डिसाइड होती है मिनिमम कैलोरीज के इंटेक से। रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरीज पर डे पर्सन जो ले रहा है वो गरीब नहीं है। अर्बन एरियाज़ में जो 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे ले रहा है वो गरीब नहीं है। अगर कोई 2100 कैलोरीज अर्बन एरिया में नहीं ले पा रहा है तो वो गरीब है, और 2400 कैलोरी रूरल एरिया में नहीं ले पा रहा है तो वो क्या है? वो गरीब है। फिर मंथली पर कैपिटा इनकम कंजप्शन एक्सपेंडिचर से डिसाइड होता है कि वो पावर्टी लाइन में आएगा या नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी बनी थी 2004 और 5 में, उन्होंने एस्टिमेशन किया था पावर्टी लाइन का कि 447 मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा रूरल एरियाज़ का और 579 होगा अर्बन एरियाज़ का। अगर रूरल एरियाज़ में कोई ये कंजप्शन पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब है, कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है। फर्दर 2009 और 10 में पावर्टी लाइन एस्टिमेशन के लिए बना था MPCE 673 था फॉर रूरल एरियाज़ के लिए और 860 था अर्बन एरियाज़ के लिए। इन जुलाई 2013 में प्लानिंग कमीशन ने रीडिफाइंड किया था पावर्टी लाइन को कि हु स्पेंड लेस देन 27.20 ए डे, और रूरल एरियाज़ में 33.33 ए डे, तो उनको गरीब में कंसीडर किया जाएगा। अगर इससे ज़्यादा कोई खर्च करता है एक दिन में 27 रुपये, 2013 की बात करनी है, डिसाइड हुआ था कि 27 रुपये अगर कोई आदमी खर्च करता है रूरल एरियाज़ में तो वो गरीब नहीं है। 33 रुपये अगर शहर में खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। रंगराजन कमेटी बनी थी 2012 में, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर C रंगराजन, जिन्होंने पावर्टी का एस्टिमेशन किया था। रंगराजन कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जून 2014 में, और इन्होंने बताया था कि 972 पर कैपिटा पर मंथ ये रूरल एरियाज़ के लिए और 1000 पर कैपिटा इनकम अर्बन एरियाज़ के लिए, तो वो गरीब नहीं होंगे।
अब हम बात करते हैं, पावर्टी टू टाइप्स की होती है, एक एब्सोलूट पावर्टी होती है और एक रिलेटिव पावर्टी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अच्छे से याद करना। व्हेन फिक्स अप ए पर्टिकुलर क्राइटेरिया, अगर हम लोग कोई क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, जब ये मैंने अभी आप लोगों को कुछ कमेटी बताई थी जो पावर्टी के मेजरमेंट के लिए चली थी, जैसे कि अभी डिसाइड हुआ था कितनी कैलोरीज का इनटेक होगा, इतनी पर कैपिटा इनकम होगी। अगर वो पर कैपिटा इनकम नहीं पूरी कर पाते तो वो लोग एब्सोलूट पुअर है। ठीक है, एब्सोलूट पुअर का मतलब होता है कि वो सच में ही गरीब हैं। ये पॉइंट था, इस पॉइंट को वो लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए वो पावर्टी से नीचे जी रहे हैं। रिलेटिव पावर्टी का मतलब है दोनों ही उस लाइन से ऊपर हैं, दोनों की अच्छी पर कैपिटा इनकम है, दोनों ही बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन आपस में कंपैरिजन करने में एक ज़्यादा रिच है और एक गरीब है। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दोनों का अच्छा बिजनेस है, लेकिन कंपैरिजन में अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से रिलेटिव पुअर है। ठीक है, क्रोनोलॉजी पुअर की बात करें, दोज हु आर ऑलवेज पुअर, दोज हु आर यूजुअली पुअर। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, आप पढ़ लेना कि ये हमेशा ऑलवेज पुअर हैं, पावर्टी लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। यूजुअली पुअर वो कभी गरीबी में होते हैं, कभी उसमें होते हैं। नॉन पुअर जो कभी पावर्टी में नहीं आए। कोज हैं पावर्टीज़ के, ब्रिटिश के रूल। ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए थे और हमारा जो उस टाइम पे जमींदारी सिस्टम था उसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं हो पाए और लोग गरीब रह गए थे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, लैंड सेटलमेंट और लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो सही नहीं था। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें आ गई थी, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं आई थी, जिसकी वजह से लोग गरीब रह गए थे। फर्गमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग है, जो ज़मीन थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ अच्छे से नहीं हो पाता था, उस वजह से पावर्टी आई थी। इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी बहुत स्लो थी, उस वजह से पावर्टी आ गई थी। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, प्राइस बहुत ज़्यादा थी गुड्स की, उस वजह से पावर्टी थी। अनइक्वालिटी ऑफ इनकम था, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं था, इस वजह से पावर्टी थी। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, इलिटरेसी की वजह से और डेप्ट की वजह से पावर्टी बढ़ रही थी। ये बहुत सारे रीजंस थे पावर्टी के। पावर्टी रिमूवल के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच भी, मिनिमम सोशल नीड्स प्रोग्राम भी चलाए। पावर्टी के लिए दूर करने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं वो गवर्नमेंट ने चलाया था। एक होता है बेटा ट्रिकल डाउन, जो प्रोग्राम है वो कौन सा है? ट्रिकल डाउन इफेक्ट एज एन इकोनॉमी थ्योरी दैट से दैट ग्रोथ ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज पर कैपिटा इनकम बाय अलोइंग टू रिच। देखो, ऊपर वाले गिलास में जो है वो ड्रिंक डाल रहे हैं और वो नीचे तक जा रही है। इसका मतलब है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब है कि इकोनॉमी के अपर सेक्शन से लेकर लोअर सेक्शन के हर आदमी की ग्रोथ करना। इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, पुअर सेक्शन को रिच सेक्शन बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक टेक्निक अपनाई जिसको बोला जाता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि इससे हर सेक्शन को, रिच सेक्शन, पुअर सेक्शन, मिडिल क्लास सेक्शन, जितने भी सेक्शन है इकोनॉमी के अंदर, सबको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो पावर्टी को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए थे। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मिड डे मील स्कीम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये सब प्रोग्राम हैं वो पावर्टी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने चलाए थे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका बेसिक ऑब्जेक्ट था इंडिया के अंदर इसेंशियल जो कंज्यूमर गुड्स थी उनको चीपर रेट रखना, ताकि हर कंज्यूमर उसको परचेज कर सके। चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट सर्विसेज लॉन्च किया गया था 1975 को। एक स्पॉन्सर्ड स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका वन ऑफ द लार्जेस्ट चाइल्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम इन्होंने वर्ल्ड विद ए होलिस्टिक पैकेज के साथ चलाया था, कि सप्लीमेंट्री जो है फीडिंग और हेल्थ के चेकअप फ्री, रेफरेंस सर्विसेज फ्री, हेल्थ और न्यूट्रिशन जो सिस्टम है वो एजुकेशन टू वुमेन, अडल्ट वुमेन को प्रोवाइड करवाना। यानी कि गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया जिसका टारगेट था स्कूलों की तरफ से,
हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं, जो छोटी छोटी डिस्पेंसरीज खोली हुई है, उनकी तरफ से फ्री में हर बच्चे को, हर फीमेल को जो वीकर सेक्शन है अवेलेबल करवाया जाए हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें। मिड डे मील चलाएगी स्कूलों में ताकि बहुत अच्छा उनको न्यूट्रिशन मिल सके, प्राइमरी जो एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर, ताकि लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों का एनरोलमेंट है वो स्कूल में करवाएं। अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ होगा। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम भी चलाया था। ये चलाया गया था अगस्त 15, 1995 को। जिन लोगों को कोई काम नहीं था, जिन लोग कोई काम नहीं कर पा रहे थे, तो उनको पेंशन सिस्टम है वो चलाया गया था। जो विडोज़ थी या कोई और वीमेल थी जो किसी तरीके से अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही थी, इनकम अर्न नहीं कर पा रही थी, उनके लिए पेंशन स्कीम, ट्रांसफ़र स्कीम चलाई गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई गई थी 28 अगस्त 2014 को। इसका ऑब्जेक्टिव था इंश्योर करना फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें आपने पढ़ाई हुआ है बहुत अच्छे की, लाइसेंस कवर करवाया था, एक्सीडेंटल लाइसेंस भी दिया था, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी भी दी थी, और इसका मेन टारगेट था हर आदमी को बैंक के साथ जोड़ना, ताकि गवर्नमेंट की कोई सब्सिडीज़ आती है या गवर्नमेंट का कोई ट्रांसफ़र पेमेंट आता है तो डायरेक्ट उनके खाते में सरकार डाल सके, ठीक है। तो ये था पावर्टी वाला चैप्टर कि पावर्टी है वो किसी भी देश की कंट्री के लिए अच्छी नहीं होती है। इनके आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में अच्छे से इनको आप पढ़ लेना कि पावर्टी किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती है। पावर्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई और उन पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन भी किया। काफ़ी हद तक पावर्टी रिमूवल भी हुआ है, लेकिन पावर्टी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कल भी था, आज भी है, और आई थिंक फ्यूचर में भी रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया उसका मेन रीज़न यही है, फैमिली साइज़ बड़ा होना। जब तक उनका माइंडसेट नहीं होगा पॉपुलेशन कंट्रोल करने का, तब तक जो पावर्टी है उसका 100% रिमूवल है वो नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की। देखो, रूरल का मतलब होता है विलेज एरिया की, ग्रामीण क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। उसका डेवलपमेंट भी एक ऑब्स्टेकल था, उसका डेवलपमेंट भी एक चुनौती था इंडियन गवर्नमेंट के सामने। क्या क्या स्टेप उठाए उसके लिए देखिए। रूरल डेवलपमेंट मीन्स an action plan for the social and economic growth of rural areas. The action plan is focused on the emerging challenge in rural areas। कि सबसे पहला चैलेंज था रूरल क्रेडिट कैसे अवेलेबल हो। देखो, गांव का विकास या रूरल सेक्टर का विकास तभी हो सकता है जब उनके पास क्या हो, क्रेडिट हो। उसी क्रेडिट को यूज़ कर सके वो लोग अपना प्रोडक्शन बेटर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बेटर कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज था रूरल मार्केटिंग का, ठीक है। थर्ड उनके पास चैलेंज था, एक्सप्लोर करना था सस्टेनेबल लिवलीहुड को अदर देन फार्मिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लगे हुए थे। अब उनको फार्मिंग के अलावा अलग जो लिवलीहुड के लिए काम थे वो बनाने थे। और चैलेंज था ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो रूरल डेवलपमेंट था, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चैलेंज थे, ठीक है। सबसे पहला जो चैलेंज था एग्रीकल्चर क्रेडिट था, उसके बारे में हम बात करते हैं। रूरल और एग्रीकल्चरल क्रेडिट मीन क्रेडिट फॉर फार्मिंग। जो फार्मिंग के लिए क्रेडिट है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, बैंक सेटअप किया था, नाबार्ड बैंक, बहुत बड़ी अपेक्स बैंक हम इसको बोल सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ठीक है। पहले बात करते हैं रूरल क्रेडिट की। रूरल क्रेडिट की नीड होती है फार्मिंग के लिए, और ये जो फार्मिंग दो रीज़न से उनको ज़रूरत थी। मोस्ट फार्मिंग जो फैमिलीज़ थी इंडिया के अंदर वो स्मॉल थी, मार्जिनल लैंड होल्डर्स थी, जिसकी वजह से उनके पास इतना इनफ पैसा नहीं होता था कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, अच्छे फर्टिलाइज़र, हाई क्वालिटी के सीड्स वगैरह यूज़ करने के लिए। तो उनको ज़रूरत होती थी कि वो कहीं से उनको इन्वेस्टमेंट मिले, कहीं से उनको क्रेडिट मिले, जिससे वो अपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट कर सके, अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज़ कर सके और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके। देखो, क्रेडिट क्यों नीड्स थी इंडियन फार्मर को। शॉर्ट टर्म क्रेडिट की नीड्स थी, मीडियम टर्म्स की थी और लॉन्ग टर्म की थी। शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स की उनको नीड थी इनपुट्स परचेज करने के लिए, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। मार्केट की जो पेमेंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, उनकी पेमेंट करने के लिए उसको शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट है उसकी नीड होती थी फार्मर को। मीडियम टर्म लोन की उनको क्यों परचेज, मशीनरी वगैरह परचेज करने के लिए, ठीक है, डिगिंग ऑफ वॉल्स के लिए,
कुएँ वगैरह खुदवाने के लिए, ट्यूबवेल वगैरह लगवाने के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट की उनको नीड्स होती थी। परचेज़ करना होता था एडिशनल लैंड, ठीक है? या उनको परमानेंट इम्प्रूव करना होता था, जो एग्जिस्टिंग लैंड है ना उनके पास, उसमें उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट करवानी होती थी। इसी वजह से उनको क्रेडिट की नीड पड़ती थी। अब बात कर रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट कैसे हो? रूरल डेवलपमेंट तब हो जब एग्रीकल्चर सिस्टम अच्छा हो। रूरल डेवलपमेंट तब हो जब जो है रूरल एरियाज़ के जो पर्सन हैं वो एग्रीकल्चर के अलावा और कोई कामों में भी लगे हों। तो सबसे पहली बात आई कि रूरल डेवलपमेंट तब होगा जब लोगों के पास क्रेडिट होगा। क्रेडिट, फिर बात आई कि क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट पैसा होता है जिसकी नीड होती है फार्मर्स को। फार्मर्स को क्यों नीड होती है क्रेडिट की? क्योंकि उनको बहुत सारे काम करवाने होते हैं। 3 तरीके से उनको नीड रहती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मैंने आपको बताया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इनपुट्स परचेज़ करने होते हैं। उसके लिए मिडिल टर्म मैंने आपको बताया कि मशीनरी वगैरह परचेज़ करनी होती है, डिगिंग द वॉल्स के लिए वो ज़रूरी होता है पैसा। लॉन्ग टर्म्स मैंने आपको बताया, या तो एडिशनल लैंड परचेज़ करना है या एग्जिस्टिंग जो लैंड है उसमें इम्प्रूवमेंट करवाना है, उसके लिए क्रेडिट चाहिए होता है। सोर्स क्या है क्रेडिट के? एक तो होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स का मतलब होता है कि बैंक के अलावा किसी तीसरे पर्सन से उनको लोन लेना, ठीक है? लैंडलॉर्ड हो गया, विलेज ट्रेडर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, ये 3 इंपॉर्टेंट सोर्स हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट के इन इंडिया के अंदर। और ये ट्रेडिशन है, एक पारंपरिक परंपरा हम जिसको बोल सकते हैं। ट्रेडिशनल ऐसा ही होता था कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे बड़े-बड़े गाँव के अंदर, विलेजेस बेंड ट्रेडर्स होते थे, उनसे लोग पैसे लेते थे और वो बहुत बड़ी इंटरेस्ट रेट पे, या हम कह सकते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है। इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्या हैं? उसके देखो, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, वो क्या करते हैं? क्रेडिट अवेलेबल करवाते हैं चीपर इंटरेस्ट रेट पे। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ प्रोवाइड क्रेडिट टू फार्मर्स रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। दीज सोसाइटीज़ ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस इन डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस विद ए व्यूज़ ऑफ राइजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी, कि किस तरीके से क्रॉप्स का अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। तो जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं वो बहुत ही चीपर रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर अवेलेबल कराते हैं क्रेडिट रूरल जो भी डेवलपमेंट है के लिए क्रेडिट की नीड होती है वो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अंदर कमर्शियलाइजेशन जो बैंक हैं वो भी रूरल एरियाज़ के लिए बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। आरआरबीज हैं जिनको बोला जाता है रीजनल रूरल बैंक, ये बनाए ही इस पर्पज़ से गए हैं कि रीजनल सेक्टर हैं, जो पिछड़े हुए सेक्टर्स हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए इनको बनाया गया है, रिमोट एरियाज़ के लिए इनको बनाया गया है। बैंक्स वर सेटअप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाईज particularly in remote and rural areas and backward districts. These banks operate at the district level and are under obligation to focus on the credit needs of weaker section of the rural population. जो weaker section है rural population में, उनको कैसे सस्ते रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जाए, इसी पे काम करते हैं आरआरबीज। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, अपेक्स बैंक है, नाबार्ड इंस्टीट्यूशन है, हैंडलिंग पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है रूरल क्रेडिट को। दोनों नाबार्ड है वो बना था 12 जुलाई 1982। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना ये डेट, स्लाइड में मैं डालना भूल गई। 12 जुलाई 1982 को बना था नाबार्ड। नाबार्ड अपेक्स बैंक है, बाकी सारे बैंक जो हैं वो नाबार्ड के अंडर काम करते हैं, जो रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट अवेलेबल करवाने के लिए बनाया गया था। रूरल बैंकिंग का क्रिटिकल इवोल्यूशन हुआ। बैंकिंग क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज़ बीन, आप ये कह सकते हैं, बहुत ही सस्ते रेट पर धीरे धीरे बहुत टेक्निक में सुधार हुआ। धीरे को किसी चीज़ का इवोल्यूशन होगा, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, कि धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ, बहुत सारे सस्ते लोन अवेलेबल हुए, जिससे किसान अच्छे से फर्टिलाइज़र, केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हाई क्वालिटी के साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके। ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस तरीके से अवेलेबल करवाया जाए, ये धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम ने इम्प्रूव कर लिया था। नाबार्ड है
ये एक एपेक्स बॉडी है, कोऑर्डिनेट करती है ऑल एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंगेज्ड इन रूरल क्रेडिट में। जितने भी बैंक इंगेज हैं उनके सभी के साथ डील करती है, उनके सब के साथ कोऑर्डिनेट करती है और उन सब को बताती है कि किस रेट पे आपको लोन प्रोवाइड करना है। और इनका टारगेट एक ही होता है, कम से कम लोन रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए थे, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम चलाए गए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम आर अमर्जिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल क्रेडिट। ये कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप इकट्ठा होता था। मान लो 10 लोग, 15 लोग या 20 लोग आपस में इकट्ठे होके एक दूसरे की मदद करते थे। सब लोगों ने आज के टाइम जो किटीज़ या कमेटीज़ लगा लो वो चल रही हैं कि हर आदमी अपना 15-15, 10-10, 5-5 हज़ार, 1-1,000 लगा लो। अगर 1-1,000 के 50 लोग इकट्ठे हैं तो 50,000 इकट्ठे हो गए। जिस भी इंसान को नीड थी उसको दे दिए, अगली बार किसी और इंसान को नीड थी उसको दे दिए। तो उनको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो अपनी मदद खुद करते थे। कुछ लोगों का समूह बन जाता था और उसमें लोग अपने अपने पैसे लगाते थे, जिसको मदद होती थी उसकी मदद वो लोग करते थे। उसके बाद है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एक ये भी बहुत बड़ा इशू था रूरल डेवलपमेंट के सामने कि एक अच्छी मार्केट हो जहाँ पे मिनिमम स्पॉट प्राइस से अच्छी प्राइस उनको मिल सके। उनकी जो हार्वेस्टिंग के बाद से रखना होता है एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट या जो भी गुड्स बनी है उसको, उसके लिए भी एक अच्छा प्रबंध हो सके। इसीलिए जनरेट की गई थी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। आफ्टर हार्वेस्टिंग द फार्मर नीड टू असेंबल देयर प्रोडक्ट्स ऑन द फार्म्स, process it, grade it, package it and store it before it's finally brought to the market for sale. Agricultural market includes all these process between harvesting and the final sale of the product by the farmers. तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो हार्वेस्टिंग से लेके फाइनल सेल करते हैं उसके बीच के जो सारे प्रोसेस होते हैं वो करने के लिए बनाया गया था क्या, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। फिर है डिस्ट्रेस सेल्स। Distress sales refer to a situation when the farmers are sell their produce immediately after the harvest, no matter how low the market price is। ठीक है, कि इमिडिएट उनको कैश चाहिए होता है, अपने डेप्ट को पे करना होता है, इसी वजह से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो आज भी ज़्यादातर किसान, मैं ऐसे कह सकती हूँ रूरल एरियाज़ में हैं, जो फसल को निकालते ही फसल को सेल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर डेप्ट होता है, उनके ऊपर लोन होता है और उसको उन लोन को चुकाना होता है। इसी वजह से वो वेट नहीं करते, स्टोर नहीं करते अपने गुड्स को, फाइनल गुड्स को हार्वेस्टिंग के बाद स्टोर करके नहीं रखते कि जब प्राइस बढ़ेगी मैं तब सेल करूँगा। वो निकालते ही उस फसल को फाइनल गुड्स बनाते ही सेल करने की कोशिश करते हैं ताकि अपना जो डेप्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो चुका सके। कुछ लैक भी है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है या कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है स्टोर करने की, उस वजह से भी वो लोग सेल करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं कि फसल निकली और इमीडिएट उसको स्टोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद था मेजर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। रेगुलेटेड कर दिया मार्केट्स को कि आप देखो पहले ऐसा होता था कि किसी को भी फसल वो बेच देते थे, टीलर्स जो पीजेंट्स हैं, लेकिन अब प्रॉपर मार्केट है, वहाँ पे आपका प्रॉपर नंबर आएगा, वहाँ जाके आपके प्रोडक्ट की सेल होगी और आपको एक अच्छी प्राइस मिलेगी। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज़ भी बनी हैं जहाँ पर आपकी फसलों के आपको सही रेट मिलेंगे, वहाँ पे आप अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हो। वेयर हाउस फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है जहाँ पर हार्वेस्टिंग से लेके लास्ट फाइनल गुड्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं, जितने भी आपने सारे प्रोसेस करने हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई है। रेलवे हो गया, रेलवे ऑफ़र करता है, या बहुत सारे ऐसे बेटर डील हैं जिसकी तरफ से आप अपने प्रोडक्ट को रूरल एरियाज से ले जाकर अर्बन एरियाज़ में मार्केट में आप सेल कर सकते हो। तो ये कुछ पॉलिसी एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, यानी ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट से इम्प्रूव करता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को कि जितना मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि इससे कम प्राइस पे आपको अपनी फसल को किसी को भी सेल नहीं करना। कोऑपरेटिव मार्केट एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेसिव स्टेप है कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम में, जैसे कि मिल्क कोऑपरेटिव इन गुजरात आर ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव मार्केट इन रूरल इंडिया।
मार्केटिंग का मतलब ये है कि हमें सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही काम नहीं करना। जैसे कि मिल्क जिनको हम वाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, बहुत सारी अलग अलग रेवोल्यूशन है, कभी उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि मिल्क रेवोल्यूशन है या वाइट, जिसको वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ ही एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बहुत सारे काम्स होते हैं लिवलीहुड के लिए, उन सबको मिलके काम करना, उन सब की मिलके एक सोसाइटी बनाना, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अब एमएसपी के अंडर गवर्नमेंट क्या करती है, बल्क अमाउंट में लोगों से बफर स्टॉक खरीदती है और सबसे पहले कम रेट पे उन लोगों को परचेज करती है जो बिलो पावर्टी लाइन है, उन लोगों को पहले देखो जगह जगह पे आप लोगों ने सुना होगा, क्या बोलते हैं उनको, हर जगह पे, हर गांव में, हर शहर में जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ कोटास की शॉप अवेलेबल हैं, जहाँ पर बेसिक नीड्स की जो चीज़ हैं उनको, जैसे कि दाल है, चीनी, सब्जी, आटा, ये सब लोग बहुत सस्ता मिलता है। कि सरकार क्या करती है, फार्मर से एमएसपी पे बफर में स्टॉक खरीदती है और पहले उन लोगों को अवेलेबल करती है, उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करवाती है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके बाद वो उनको हाई रेट्स पे सेल करती है। अभी भी कुछ हमारी जो रूरल सेक्टर है उसका 100% डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि लैक है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का, सेल के लिए फोर्स किया जाता है, न्यूमेरियस मार्केट चेंजेस आते हैं, अभी भी लैक है क्रेडिट फैसिलिटीज़ का, लैक है स्टोरेज फैसिलिटीज़ का, प्रेजेंस ऑफ मिडल मैन्स की, कोई भी मिडल मैन नहीं है, गवर्नमेंट और मार्केट के सॉरी डीलर्स और मार्केट के बीच में कोई भी मिडल मैन काम नहीं कर रहा है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स मेजरमेंट का भी अभी भी लैक है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल सेक्टर का 100% डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया है। तो यही है। इसके बाद है एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे काम है रूरल सेक्टर्स में जो आप लोग कर सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री का काम हो गया। एनिमल हस्बेंड्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ कंसिडर विद द ब्रीडिंग, rearing and caring of फार्म एनिमल्स। लाइव स्टॉक फार्मिंग भी हम इसको बोलते हैं कि ये भी एक लिवलीहुड का अच्छा साधन है। एनिमल हस्बेंड्रीज, फिशरीज भी लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर के अलावा एक अच्छा साधन है, लेकिन बात वही है कि इनके डेवलपमेंट के लिए, इनकी केयर के लिए रूरल क्रेडिट की नीड होगी ही होगी। अगर रूरल क्रेडिट अच्छा होगा तभी एनिमल हस्बेंड्रीज है वो भी अच्छे से काम कर पाएंगी। और उसी तरीके से फिशरीज़ का जो प्रोडक्शन किया जाता है, फिशरीज़ का जो सेलिंग किया जाता है, उसके लिए भी देखो एक्वाटिक एनिमल है, आपको पता है कि उसकी केयर टेक करने के लिए बहुत सारा खर्चा होगा, उसके लिए भी अगर रूरल क्रेडिट है वो अवेलेबल होगा तभी बहुत अच्छे से काम हो सकता है। हॉर्टिकल्चर है जिसको हम बागवानी बोलते हैं, एग्रीकल्चर के अलावा लोग हॉर्टिकल्चर में भी काम कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री सेटअप होगी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं रूरल एरियाज़ में कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही लिवलीहुड का साधन नहीं है। देखो दोबारा समझो इस बात को कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब एक ये नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलप होगा तो ही रूरल डेवलपमेंट हो सकता है, या लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा वो एनिमल हस्बेंड्री का काम कर सकते हैं, जैसे कि कैटल है, गोट है, इनका प्रोडक्शन कर सकते हैं, वूल को वो प्रोडक्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिशरीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है, फिशरीज़ की वो सेल कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में वो काम कर सकते हैं, बागवानी जिसको हम बोल सकते हैं, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, छोटी छोटी डोल मेकिंग, मशरूम की कल्टीवेशन कर सकते हैं, डोल बना सकते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो भी अपने घर पे वो स्टार्ट कर सकते हैं। ड्राइंग का काम वो लोग कर सकते हैं, डेयरी का काम वो लोग, डेयरिंग बोलते हैं ना, दूध मिल्क का प्रोडक्शन करके मिल्क को सेल करना, ऐसे काम भी वो लोग कर सकते हैं। रूरल एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे काम है। तनवा एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जो तमिलनाडु में चलाई थी। तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर इज़ ए प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन तमिलनाडु विद ए view of training women in diverse technique of farming. This is expected to raise the employment of women as well as their income through higher level of productivities. देखो तनवा थी, तमिलनाडु में एक स्कीम चलाई थी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू कि व्यूमन है उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और वो अपनी इनकम है वो अर्न कर सके। ये तमिलनाडु में एक स्कीम चलाई गई थी। ठीक है। इन टेक्नोलॉजी से लोगों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
देखो टेक्नोलॉजी से जितना लोग डील करेंगे, टेक्नोलॉजी से जितना लोग सीखेंगे, उतना ही लोग अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आज का टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम है, 21st सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं। अगर हमें नॉलेज होगी टेक्नोलॉजी की तो अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, हम उसको गूगल पे डालेंगे या सेल वाली जो भी प्लेटफॉर्म मिला है मार्केट का हमें। देखो मार्केट का मतलब ऐसा नहीं होता कि मार्केट एक बिल्डिंग है। मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम अपना प्रोडक्ट डालेंगे और लाखों लोग उसको सेल कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो अगर आपको है कि हमें रूरल डेवलपमेंट हो तो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। Information technology refer to that branch of engineering that deals with the use of computer and telecommunication to retrieve ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन, कि हर तरीके की इन्फॉर्मेशन, फूड की इन्फॉर्मेशन हो, सस्टेनेबल की इन्फॉर्मेशन हो, कौन सी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ की सेल ज़्यादा है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ले सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड वाइट रेवोल्यूशन आपको पता है, ये मिल्क कोऑपरेटिव लॉन्च हुआ था 1966 में। दिस सिस्टम रिक्वायर द मेंबर्स फार्मर टू पूल देयर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फॉर कलेक्टिव सेल इन द मार्केट। मार्केट के अंदर कलेक्टिव सेल यानी कि दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक रेवोल्यूशन चलाया था जिसको बोलते हैं वाइट रेवोल्यूशन, जो चला था 1966 में और ये चला था गुजरात के अंदर। ठीक है, फिर है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सिस्टम फार्मिंग है कल्टीवेशन का, जिसके अंदर ऑर्गेनिक चीज़ इनपुट्स, केमिकल वगैरह या जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इनका यूज़ नहीं किया जाता। ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती है ना उनका यूज़ करके, जैसे काऊ डक है या इन चीज़ों का यूज़ करके इको फ्रेंडली सिस्टम से प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। देखो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, केमिकल फर्टिलाइज़र कम यूज़ होंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। इन्वायरमेंट आपको पता है केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से जो ओजोन डिप्लीटेशन है वो बढ़ रहा है। मैं आपको पढ़ाऊँगी आगे जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का चैप्टर हम लोग करेंगे। और क्योंकि देखो जितने ज़्यादा केमिकल यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा मार्केट में जो डस्ट है, जो पोल्यूटेंट्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे, हमारा स्किन प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेड की जो क्वांटिटी है इन्वायरमेंट के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जो बैड इफ़ेक्ट डालेगी, एडवर्स इफ़ेक्ट डालेगी ह्यूमन बॉडी के ऊपर। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे काऊ डक वगैरह है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो बार बार यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और सस्टेन करते हैं, ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको हार्म नहीं होता। अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, केमिकल, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग से वो बढ़ी रहेगी। ये हेल्दियर भी है, इससे टेस्टियर फूड भी मिलते हैं और स्मॉल और मार्जिनल किसान इसको बहुत ही कम रेट्स पे बना सकते हैं। चैलेंज हैं बिफोर ऑर्गेनिक फार्मर, लेस पॉपुलर थी ये, लो क्वालिटी के सीड्स वगैरह यूज़ होते हैं, शॉर्टर फूड लाइफ है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है जे शॉर्टर शेल लाइफ एज कंपेयर टू सेपरेट प्रोडक्ट्स। तो ये हमने पढ़ा था बेटा चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब है रूरल एरियाज़ का विकास तब हो पाएगा जब एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो। एग्रीकल्चर के अलावा भी रूरल एरियाज़ में बहुत सारे काम होते हैं, उनको डेवलप करके भी रूरल सेक्टर को डेवलप किया जा सकता है। रूरल सेक्टर तब डेवलप होगा जब उनके पास अच्छा क्रेडिट होगा। क्रेडिट दो तरीके से आ सकता है, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में मनी लेंडर, टेंडर्स आते हैं और इंस्टीट्यूशनल सोर्स में बैंक्स आते हैं। बैंक चीप रेट पे इंटरेस्ट रेट अवेलेबल करवाता है, लोन अवेलेबल करवाता है चीप इंटरेस्ट रेट पे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रूरल सेक्टर का डेवलप हो सके। और इधर जो लेंडर्स हैं, मनी लेंडर्स, वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, जिससे रूरल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी 100% रूरल डेवलपमेंट अभी भी नहीं हो पाया, क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छे से अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। देखो हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पॉलिसीज़ इनिशिएट करती है,
और वो पॉलिसी लागू भी करती है। हर साल बजट में हम देखते हैं लाखों रुपए खर्च करती है पॉलिसीज़ के ऊपर, लेकिन फिर भी हमारा देश अभी तक हर सेक्टर में 100% डेवलपमेंट है वो नहीं कर पाया है। ठीक है। आज का जो ये वीडियो है रूरल डेवलपमेंट तक ही हम रखेंगे, और आगे के जितने भी चैप्टर्स बचे हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।